हेलो दोस्तों, आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड है HD3, जिसका अर्थ है हिंदी गद्य भाग सेकंड। नाटक एवं अन्य गद्य विधेय हैं, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रसाद स्कूल के से क्या तात्पर्य है? प्रसाद स्कूल से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, प्रसाद काल की कथा विद्याओं के क्षेत्र में काव्य, नाटक प्रवृत्ति संबंधी समस्त रचनाओं के लिए प्रसाद स्कूल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रसाद स्कूल की संज्ञा दी गई है। प्रसाद स्कूल के कथाकार चेजेंद्र कुमार, शिवपूजन साई, शिवमंगल सिंह, सुमन आदि, यह सभी प्रसाद स्कूल के कथाकार हैं। और अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी के अलावा जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामी के अलावा जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों का नाम लिखिए। तो उत्तर है, ध्रुव स्वामी के अलावा जयशंकर प्रसाद के दो नाटक चंद्रगुप्त, विशाख और अजातशत्रु स्कंदरगुप्त हैं। यह जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी ने नाटक के नायक एवं खलनायक का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामी ने नाटक के नायक एवं खलनायक का नाम लिखिए। तो ध्रुव स्वामी के नाटक के नायक है चंद्रगुप्त और खलनायक है शंकराज। नायक है चंद्रगुप्त और खलनायक है शंकराज। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव नामनी नाटक के मंदाकिनी का चित्रण कैसा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी का चित्रण कैसा है? तो उत्तर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है। राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य से अवलित मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन के अनुरूप गुणों से विभूषित हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में आप नायक किसे मानते हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक में आप नायक किसे मानते हैं? तो उत्तर है, बुद्धिमान, साहसी, नीतिज्ञ, नेतृत्व कुशल। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के नाटक के नायक मानते हैं। कैसा? बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी, नीतिज्ञ, नेतृत्व कुशल। यह चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक मानते हैं। किसे? चंद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त किस प्रकार का व्यक्ति था? ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त किस प्रकार का व्यक्ति था? तो ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त निर्बल, कायर, सत्तालोप व्यक्ति था। ध्रुव स्वामिनी ने इसे कलयुग कायर की संज्ञा दी गई। विरासत में उसे एक विराट साम्राज्य मिला, परंतु उस विराट साम्राज्य को संभालने के लिए साहस उसमें नहीं था। ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त निर्बल, कायर व संतोलक व्यक्ति था। ध्रुव स्वामी ने इसे कलयुग कायर की संज्ञा दी। विरासत में उसे एक विराट साम्राज्य मिला, परंतु उसे विराट साम्राज्य को संभालने की साहस उसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम किसका है? कलाधर उपनाम किसका है? तो उत्तर है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम है। यह एक युग प्रवर्तक लेखक हैं। उन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने की योग्य कृतियां दी। आगे है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितना अंक है? तो ध्रुव स्वामी नाटक में 3 अंक है। कितना अंक? 3। अगला क्वेश्चन है, प्रभाववादी आलोचना किसे कहते हैं? प्रभाववादी आलोचना किसे कहते हैं? तो उत्तर है, किसी रचना के प्रभाव में आकर जो आलोचना की जाती है उसे प्रभाववादी आलोचना कहते हैं।
किसी रचना के प्रभाव में आकर जो आलोचना की जाती है उसे प्रभाववादी आलोचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना गीति नाट्य है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना गीति नाट्य है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद की एकमात्र गीति नाट्य करुणालय है। कौन सी? करुणालय। अगला क्वेश्चन है, मुझे भी रक्त की तरल तलियां हैं, मेरा हृदय उष्ण है और उस आत्मा समान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूंगी, ये किसका कथन है? मुझे भी रक्त की तरल तलियां हैं, मेरा हृदय उष्ण और उस आत्म समान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूंगी, किसका कथा है? किसका कथा है? तो उत्तर है नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का यह कथन है। किसका है? ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी का है। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? दुर्योधन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर है दुर्योधन अर्थात मर्यादाहीन दृष्टा पूर्वक युद्ध करने वाला। दुर्योधन का अर्थ है दुर्योधन अर्थात मर्यादाहीन दृष्टा पूर्वक युद्ध करने वाला। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रमुख पात्र कौन कौन थे? तो उत्तर चंद्रगुप्त थे, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, सिक्कर स्वामी, शंकरराज, मंदाकिनी, कोमा आदि थे। चंद्रगुप्त थे, ध्रुव स्वामिनी थे, रामगुप्त, सिक्कर स्वामी, शंकरराज, मंदाकिनी, कोमा आदि थे। कोमा आदि। अगला क्वेश्चन है, नाटक का अर्थ स्वरूप बताते हुए नाटक के विविध तत्वों का वर्णन कीजिए। नाटक का अर्थ स्वरूप बताते हुए नाटक के विविध तत्वों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विद्या है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम दिया है। नाटक का अर्थ नट धातु से लिया गया है, इसका अर्थ अभिनेता होता है। नाटक का अर्थ नट धातु से लिया गया है। और नाटक के तत्व, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कथा वस्तु को नाटक का ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ है आधार या भूमि। कथा तो भी सभी पदार्थात्मक रचना की रीढ़ होती हैं और नाटक भी चूँकि पदार्थात्मक रचना इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है। भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथा का निर्धारण किया है: प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र प्रख्यात कथा। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र प्रख्यात। प्रख्यात कथा का इतिहास पुराण से प्राप्त होती है। जब उत्पाद कथा कल्पना प्रसिद्ध होती है तो मिश्र कथा कहलाती है। इतिहास और कथा दोनों में योग रहता है। इन कथा आधारों के बाद नाटक तथा को मुख्य कथा गौण अथवा पार्श्विक भेदों में बांटा जाता है। इसमें से प्रासनिक के आगे भी पताका और फरकी हैं। पताका प्रासनिक कथा वस्तु मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती हैं, जब प्रक्रिया बीच में समाप्त हो जाती है। इसके आंतरिक नाटक की कथा के विकास हेतु कार्य व्यापार की 5 अवस्था प्रारंभ, अत्यंत, प्रत्याशा, नियंत्रण, प्राप्ति, कलागम होती है। इसके अंतरिक्ष नाटक में 5 संधियों का प्रयोग भी किया जाता है। वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्रों की घटना में इस रूप में संगठित बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करे। और नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखनी चाहिए जो मंच के सहयोग न हो। यदि कुछ प्रसंग बहुत आवश्यक हैं तो नाटककार को उसकी सूचना कथा में देनी चाहिए। अगला है पात्र, 2 नंबर पॉइंट है पात्र चरित्र चित्रण। नाटक में नाटककार को अपने विचारों, भावों का आदि प्रतिपादन पात्र के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा
न्यायिक कला का अधिकार होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार विनयशील, सुंदर, शालीन, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए, किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई पात्र नहीं हो सकता है। पात्र के संदर्भ नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो उन घटनाओं को गतिशील बनाने में, नाटक के चरित्र प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। आगे संवाद नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता है। संवाद द्वारा ही वस्तु उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है, अतः उसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होना चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों के इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। निहित सत्ता का निराकरण तथा पात्रों के मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन तथा गीतों की योजना की आवश्यकता समझ गई है। आगे जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तिगत परिचय दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व, जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 कोष्टक 1889 ईस्वी को काशी के एक संपन्न यशस्वी परिवार में हुआ। उनके परिवार को तंबाकू के व्यवसाय के कारण सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार सेव था। कहा जाता है कि वे 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें अमरकोश तथा लघु कौमुदी कंठस्थ हो गए। वे सुबह उठ कर उपनिषद का पाठ करते थे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी विद्यालय में भेजा गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया। समय पूर्ति गोष्ठी के पश्चात काव्य रचना की प्रेरणा मिली। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में कलाधर नाम के शिवे की रचना की। प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना करते थे। बाद में खड़ी बोली की ओर आकर्षित होकर उन्हें उसमें रचना करने लगे। मात्र 16 वर्ष की आयु में संपूर्ण परिवार के दायित्व जयशंकर प्रसाद के कंधों पर आ गए। प्रसाद के व्यक्तित्व कांच की नई हीरा का बना हुआ था। पारिवारिक दायित्व के बोझ भी प्रसाद अपना आंतरिक व्यक्तित्व के मिटने नहीं दिया। प्रसाद व्यवसायिक एवं लेखन दोनों में भिन्न क्षेत्रों में साम्राज्य को बतलाते हुए उनके पुत्र रतन शंकर ने लिखा कि कामिनी की पांडुलिपि खुली कलम सहित उनके सामने होती थी। कामिनी की पांडुलिपि खुली कलम सहित उनके सामने होती थी। वे इत्रों एवं मसालों की सामग्री भी तैयार करते थे। प्रसाद जी बाह्य व्यक्तित्व हृदयन आकर्षण था। उनका शरीर संगठित और पुरुष था। वर्ण गौर, मस्तक विशाल था। उनके मुंह में पान और होठों पर मुस्कान भरी रहती थी। और बाह्य व्यक्तित्व के समान ही उनका आंतरिक व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षण था। उनके व्यक्तित्व में शालीनता, बुद्धिमत्ता, विनम्र शरीरता, गंभीरता, विनोद, वर्तिक अनुभव, अद्भुत संतुलन था। प्रसाद की मित्र मंडली में राय कृष्ण दास, विनोद शंकर व्यास, केदारनाथ पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, जितेंद्र कुमार, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हीरो ओद, नंदू दुलारे, व्याजीपी, शिव पूजन साई, गोविंद वल्लभ पंत, शिव मंगल सिंह, सुमन सम्मिलित थे। प्रसाद के लेखन काल के समय देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति प्रसाद के लिए साहित्य नहीं थी। इसलिए आलोचना का प्रसाद के साहित्य सामाजिक रूप में अनुपयोगी ठहराया करते थे। प्रसाद का इनका जवाब कंकाल व तितली के उपन्यासों से रचना से दिया। पीड़ा व्यवसाय के घनघोर घटनाएं भी उनके व्यक्तित्व के आंदन वाद दर्शन को मिटा नहीं पाई। उनका साहित्य सर्जन मनुष्य जीवन में प्रेम, करुणा, आनंद की प्रेरणा प्रदान करता था। प्रसाद का अंतिम समय उनके जीवन की
साहित्य की तरह आकस्मिक घटना के रूप में आया। मात्र 47 वर्ष की आयु में उन्हें घातक रोग लग गया। कुछ समय पश्चात 25 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका निधन हो गए। इस प्रकार हिंदी साहित्य का वे धूमकेतु अपने व्यक्तित्व की आभा व चमक बिखेर कर अनंत लोक में विलीन हो गए। यद्यपि प्रसाद का जीवन मात्र 47 वर्षों में अवधि में सिमट गया, किंतु उनके साहित्य अमर कीर्ति को काल भी कभी मिटा नहीं पाया। अगला किसने है ध्रुव स्वामी नाटक की भाषा शैली विस्तृत विवेचना कीजिए। उत्तर है ध्रुव स्वामी नाटक की भाषा शैली ऐतिहासिक कतर चयन के कारण प्रसाद जी ने देश काल अनुरूप भाषा की योजना तैयार की। यह ध्रुव स्वामी की ही प्रसाद के सभी घाटकों की विशेषता है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश की काफ़ी हद तक भाषा के माध्यम से निर्मित करते हैं। शब्दावली तथा अर्थबोध दोनों में इस स्तर पर भाषा परिवेश की दृष्टि करती है। इस परियोजना के संस्कृतम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आधुनिक अर्थ मिश्रित शब्दावली प्राचीन परिवेश की दृष्टि में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उससे परिवेश की विश्वसनीयता को खतरा पैदा होगा। रामगुप्त ध्रुव स्वामी की मुक्ति के लिए यदि लेखक तलाक जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो यह घटना आधुनिक जमाने के ज़्यादा नज़दीक प्रतीक होती हैं, किंतु ऐतिहासिक नाटक में आधुनिक भावों की व्यंजना के लिए इस काल की भाषा का इस्तेमाल बेहतर होता है, जिस काल से उसे नाटक कथनक लिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और इस वीएमकोट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी है सभी सब्जेक्टों की, आपके एग्ज़ाम के अनुसार जरूर वीडियो देखें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले बालाजी क्लासेस बरी, जिससे आप नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आगे सीधा तना व अपना प्रभुत्व का आकार कठोरता प्रभेदी अनुभव शिखर में तो दर्पण से दीप्त कुमारी माँ या तो मई मूर्ति का पूजनी थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृष्टता थी। सबसे मिलियन पुलिस भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। इनके अलावा और बहुत से ज़्यादा उदाहरण यंत्र तंत्र मिल जाते हैं, जैसे मेघ, संयुक्त आकाश, व्योम, विहारी पक्षी, जीवन निरति, राज क्लीब आदि। यह गौर करने की बात यह है कि आम बोलचाल की शब्दावली भी इतनी ही प्रचुरता से प्रयुक्त हुई है। साइंस के शब्दावली ऊपर से वाक्यांश में ऐतिहासिक शब्दों को बोलचाल के तद्भव शब्दों से बड़ा से संबंध स्थापित हुआ है। साइंस के शब्दावली के ऊपर से आरोपित न होकर मूल कथ्य रचना ले अनिवार्य अंग बन गए हैं। इस बात मिलियन कलुष भरी मूर्ति के मेरा कोई परिचय नहीं है। इस वाक्य में कोई शब्द अंतरिक अथवा आरोपित नहीं है। शब्द के अर्थ और ध्वनि के लेखक पहचान है। वे मेघ संकुल आकाश कहलाता है। यदि मेघ संकुल व्योम रहता है तो उक्ति में इतनी सहजता न रहती। इसी तरह दुलार भरी वलरी में केवल वलरी तत्सम शब्द हैं। दुलार और भरी दोनों में आम बोलचाल के शब्दों से मिलकर अर्थ एक खास ले पैदा होती हैं। इसकी जगह उनसे ने भरे प्रेम भरी अन्य कोई शब्द उतना सहज प्रतीत नहीं होता है। इस तरह संस्कृत निष्ठा बोलचाल की शब्दावली का मिला जुला रूप ध्रुव स्वामी की भाषा का एक खास उपलब्धि है। और इस भाषा की अन्य विशेषता और बीमों में प्रत्येक सहज सख्त प्रयोग हैं। शब्द अपने अर्थ के साथ जो चित्र हमारी कल्पना में उपस्थित करते हैं वे उसे बीम कहते हैं। निर्भर प्राची का बाल अरुण से हमारे मन में सुबह से खुले मेघ रहित आकाश में तुरंत निकले सूर्य का चित्र उपस्थित हो उठा है। इसी तरह निम्नलिखित वाक्य ध्यान दीजिए। मुझे कलंक कालिमा का कारागार बंद कर मम वाक्य में धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करें। इस वाक्य में पढ़कर कोई बिम कल्पना में बनता है। कारागार में बंद होने का धुएं से दम घोटने का कर मरने का प्रयास का है।
यदि लेखक चाहता है तो सीधे वाक्यों का प्रयोग करते मुंह पर कलंक न लगाओ, किंतु तब यह दुर्स्वामी के साहस्य अवस्था का उतना मासिक प्रापूर्ण चित्र न खींच पाता जितना यहाँ खींच पाया। रामगुप्त ने अन्याय और अत्याचार की बड़ी तीखी और यथार्थ तस्वीर यहाँ बनाती हैं। यह भाषा निश्चय अलंकृत भाषा है, किंतु दुर्स्वामिनी की रात मन की स्थिति और आवेग को व्यक्त करने के पूर्णतः सक्षम है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी कैलाश लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और हमारे वीओएम कोटा एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी की प्लेलिस्ट में जाकर आप अनुसार वीडियो दे सकते हैं। और 25 साल के पेपर सॉल्यूशन भी कराए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पिछला पार्ट देखने के लिए वीडियो भी देख लें पिछला पार्ट का, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। और ये क्लास पीछे हो चुकी वो भी ज़रूर देखें।